मेरे दिमाग में ना एक सवाल चल रहा था कि अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट होता है हमारे कंट्री का, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारता कौन है? खुद सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट? पर बाकी जो कोर्ट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एपेक्स कोर्ट हुआ। तो कभी आपने सोचा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट में गलती हो तो सुधारेगा कौन? तो इस तरह के क्वेश्चंस ना बहुत इंक्विजिटिव क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में आते हैं। तो इसके अराउंड अगर हम थोड़ा रिसर्च करें, आर्टिकल समझे और सुप्रीम कोर्ट के पावर्स भी हमें समझ में आएंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट? तो वेलकम टू टॉप रैंकर्स जुडिशरी गोल्ड चैनल, और मैं हूं काकोली। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कैन द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न इट्स ओन जजमेंट? क्या वो ऐसा कर सकता है? तो देखो, हम यहाँ पे समझेंगे अंडरस्टैंडिंग रिव्यू, लार्जर बेंचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह, जो इसमें हमें इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो चालू करते हैं। इज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑलवेज फाइनल? ये सबसे प्राइमरी क्वेश्चन है जो हमें खुद को पूछना पड़ेगा जब भी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो बेसिकली 1976, इमेजिन करो कि 1976 है और सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू लाइफ कुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि इस दौरान 1975 के दौरान इंडिया में इमरजेंसी लगी थी जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उस इमरजेंसी में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर लिया गया था, और दैट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो बस जेल के अंदर बंद थे विदाउट ट्रायल। उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया गया था और इसी को चैलेंज भी किया गया। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन केसेस की बात कर रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू लाइफ कुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर उन्होंने बोल दिया कि इमरजेंसी चल रही है तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये आपके सस्पेंडेड है, मतलब आप कितना भी लंबा, जब तक इमरजेंसी चलेगी आप तब तक जेल में ही बंद रहोगे विदाउट ट्रायल। ठीक है, ऐसा कोई जजमेंट उसने पास किया। अब 2017 में आया पुत्तस्वामी का केस। ठीक है, तो केस पुत्तस्वामी के केस में ये बोला गया कि नहीं, ये तो गलत चीज है। इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 21 हम क्यों सस्पेंड करें इस तरह से? तो अगर इमरजेंसी 2 साल तक भी है, ऑफ कोर्स उसमें डेडलाइंस होती है इमरजेंसी की भी, लेकिन बिना ट्रायल के किसी को इतना लंबा प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों भेजा जाना है? उसे ओवरटर्न किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न सुप्रीम कोर्ट ने ही किया। एंड यूजुअली होता है कि कोई डिवीजन बेंच अगर बैठी है जिन्होंने कोई जजमेंट पास किया हो सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे बड़ा बेंच जो होता है वो अपने ही कोर्ट के छोटे बेंच के जजमेंट को बिल्कुल ओवरटर्न कर सकता है। डिवीजन बेंच से मेरा मतलब है 2 जज बेंच। ठीक है, तो how can the Supreme Court change its own decision? So the answer lies in the Constitution itself. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही कोर्ट के जजमेंट्स को ओवरटर्न कर रहा है, क्योंकि कंट्री में इससे बड़ा कोर्ट तो है ही नहीं, ये कर कैसे रहा है? तो देखो, इसका आंसर भी सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बताया हुआ है। इज द सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट? हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है पूरा का पूरा इंडिया पे वो बाइंडिंग होता है। ठीक है, और उन्हीं जजमेंट्स को हाई कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट जो है प्रेसिडेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। प्रेसिडेंट्स मतलब पिछले जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे उन पे रिलाई किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 141 आता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट? यस, बट नॉट फॉर एवर। ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट्स खुद सुप्रीम कोर्ट पे भी बाइंडिंग होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में सेम सिमिलर टाइप के जो केसेस आते हैं वो अपने ही खुद के पिछले केसेस को प्रेसिडेंट के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन नॉट फॉर एवर। क्योंकि अदरवाइज तो केएस पुत्तस्वामी या इस तरह के केसेस तो फिर कभी ओवर रूल ही नहीं कर पाते, जो पिछले ए के गोपालन या इन सब में जितने भी जजमेंट्स आए थे। ठीक है, तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो बाइंडिंग नेचर होता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का पैन इंडिया में, ये कौन सा आर्टिकल के अंडर होता है? आर्टिकल 141 के अंदर में होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दिस मीन्स एवरी हाई कोर्ट, इंडिया में आपके 25 हाई कोर्ट्स है, कुछ कॉमन हाई कोर्ट्स है इसमें इंक्लूडेड, जो दो पर्टिकुलर स्टेट्स को साथ में देखता है। ठीक है, तो 25 हाई कोर्ट्स है आपके, और एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी ये बाइंडिंग होते हैं, एवरी ट्रिब्यूनल पे ये बाइंडिंग होते हैं, जितने भी, चाहे आपके नेशनल ट्रिब्यूनल हो, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो, एनसीएलटी हो, सारे ट्रिब्यूनल्स पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे और हर एक हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग होते हैं। इन सबको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फॉलो करने रहते हैं। ठीक, तो बट आर्टिकल 141 डज नॉट से द सुप्रीम कोर्ट इज परमानेंटली बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। इस आर्टिकल को अगर आप इंटरप्रेट करो
तो इसमें लिखा है शेल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ऑल कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट भी आएगा ही जिसपे बाइंडिंग है, लेकिन बेसिकली कितने टाइम तक बाइंडिंग है, परमानेंटली बाउंड हो गया क्या सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से, इसके बारे में ये आर्टिकल साइलेंट है। तो इसी तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं, जजेस जो है वो इंटरप्रेट करते हैं इस बेसिस पे, ठीक है। तो बाकी कोर्ट्स पे तो है ही, और क्योंकि वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर आते हैं तो वो उसको डेफिनेटली ओवरटर्न तो नहीं कर सकते इस तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो परमानेंटली बाउंड वाली चीज तो कुछ लिखी नहीं है। तो इफ अ जजमेंट इज फाउंड इनकरेक्ट, आउटडेटेड या फिर इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव एंड ऑल, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे बिल्कुल चेंज कर सकता है। अब कैन द सुप्रीम कोर्ट करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक? बिल्कुल कर सकता है। और कैसे कर सकता है? रिव्यू पिटिशन से, ठीक है। सो एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, तो रिव्यू पिटिशन कब एक्सेप्ट करेगा कोर्ट? जब उसे दिख रहा है कि ऑन द फेस, मतलब सामने कोई एरर अपेरेंट है कि सच में कुछ ऐसा पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो एक्चुअली वायलेटिव हो कॉन्स्टिट्यूशन के, या कुछ जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंपॉर्टेंट न्यू एविडेंस, कोई नया एविडेंस किसी केस में आ गया जो पहले बहुत कोशिश करने पे भी नहीं मिल रहा था, जिसके बेसिस पे जो पार्टी है पूरा का पूरा डिसीजन चेंज हो सकता है, किसी पार्टी के फेवर में जो था अब अगेंस्ट जा सकता है। तो ऑब्वियसली इनजस्टिस तो करेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो यही मान के हम जब चलते हैं तो बेसिकली जब डिस्कवर हो रहा है कोई नया एविडेंस, तो फिर जो जजमेंट पास किया होगा उसी को वापस रिव्यू करेगा, ठीक है। एनी अदर सफिशिएंट रीजन टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस जहां ना हो इसीलिए रिव्यू पिटिशन को लाया गया है। निर्भया रेप केस में भी सारे पिटिशंस एग्जॉस्ट किए थे, जो रेपिस्ट थे उस केस में जितने भी कन्विक्टेड थे, जहां पे जब जजमेंट आया ट्रायल कोर्ट में तो उसको चैलेंज किया उन्होंने, अपील की, फिर हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ पेनल्टी एंड एवरीथिंग अपहेल्ड किया। उसके बाद अग्रीव बाय दिस अगेन जो अक्यूज जो कन्विक्टेड थे उन लोगों ने फिर रिव्यू पिटिशन डाला, रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जब रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट किया कि कुछ भी हमें एरर अपेरेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उन्होंने क्यूरेटिव पिटिशन डाल दिया, ठीक है। आप मेरा टाइप्स ऑफ पिटिशन पे वीडियो देख सकते हो जहां मैंने टाइप्स ऑफ पिटिशन में हर एक तरह का पिटिशन समझाया है, ठीक है। तो क्यूरेटिव पिटिशन जो है वो डाला, वो भी जब रिजेक्ट हो गया। क्यूरेटिव पिटिशन लास्ट रेमेडी होता है जो आप एज एन अक्यूज्ड पर्सन या कन्विक्टेड जो भी जो अक्यूज्ड पर्सन है वो यूज कर सकता है, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट कोर्ट्स में। उसके बाद आता है सीधा मर्सी पिटिशन जो प्रेसिडेंट के पास जाती है, वो भी रिजेक्ट हो गई थी, तभी उन सबको डेथ पेनल्टी दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन पे आपका रिव्यू पिटिशन फाइल होता है। तो रिव्यू इज नॉट रीहियरिंग द एंटायर केस, रीहियर नहीं कर रहा है, इट इज ओनली मेंट टू करेक्ट ऑब्वियस मिस्टेक्स जो कोर्ट्स को दिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी बताने के लिए कि टॉप रैंकर जुडिशरी गोल्ड राजस्थान एपीओ के कोर्सेज लाया है प्रीलिम्स, और इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों। तो प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश, हिंदी, और इसमें भी इनफैक्ट दोनों में आपको दोनों लैंग्वेजेस में लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशंस है आपके। इस कोर्स में प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा है, इसमें 30 टेस्ट है, इसमें 40+ टेस्ट है। तो बेसिकली आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इसके अराउंड, आप इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली चेकआउट करिएगा, और आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ। और ये हमारा IVR नंबर है, इस पर कॉल करके कुछ भी पूछना मत भूलिएगा। आवर सपोर्ट टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, तो बढ़ते हैं हम क्यूरेटिव पिटिशन की तरफ। तो देखो, रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो जाता है तो फिर अक्यूज जो है वो क्यूरेटिव पिटिशन डालता है, ये लास्ट जुडिशियल रेमेडी होती है जो आप कोर्ट से मांग सकते हो। इसके बाद सीधा मर्सी पिटिशन आता है। तो ग्रोस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर दिखे तो ही ये आपका इन्वोक होगा। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जैसे ऑडी ऑल्टरम पार्टम, कि आपको बिना सुने ही कोई जजमेंट दे दिया, दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, ठीक है। बायस अफेक्टिंग द जजमेंट, आप जो जजेस है वो न्यूट्रल अगर नहीं लगे तो फिर आप क्यूरेटिव डाल सकते हो कि अगर वहां पे जो जजेस ने पास किया जिस बेंच ने, आपको लगा वो बायस्ड थे, देन यू कैन डेफिनेटली फाइल क्यूरेटिव पिटिशन सेम सुप्रीम कोर्ट में, और एक लार्जर बेंच उसको सुन सकती है। फिर सीरियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, ये कॉमन है दोनों के केस में, रिव्यू प्लस इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा और सीरियस हो जाता है कंपेयर टू रिव्यू पिटिशन। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इसे क्रिएट किया गया था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में 2002। तो एंटरटेन्ड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जहां पे फ्यू क्यूरेटिव पिटिशन ही सक्सीड होते
होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, वरना रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे निर्भया रेप केस में भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि रिव्यू पिटिशन के लिए कोई एरर अपेरेंट था ही नहीं, और क्यूरेटिव पिटिशन के लिए कोई भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वहां नहीं दिखा था। आपने क्राइम किया, उसका स्ट्रेट उन्होंने पनिशमेंट दिया था, तो और ना ही नेचुरल जस्टिस का कोई वायलेशन था, ना ही जजेस जो थे वो बायस थे, और ना ही कोई इसमें ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम का कोई वायलेशन था। ठीक है, तो ये सारे उसमें इन्वोक नहीं हो पाए। अब when the Supreme Court changes the law, तो sometimes the court believes an earlier judgment was legally incorrect, तो उसको लार्जर बेंच ही ओवररूल करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर 5 जज बेंच ने कोई जजमेंट दिया तो डिवीजन बेंच उसको ओवररूल कर रही है। सेम सुप्रीम कोर्ट में हमेशा लार्जर बेंच जो होता है वो ओवररूल करता है। ठीक है, सेम हाई कोर्ट्स के अराउंड भी होते ही है। तो जैसे ए के गोपालन का केस था जो हमने पढ़ा, मैं इसी केस की बात तो कर रही थी आप लोगों से, 1950 का, जिसमें आर्टिकल 21 को बहुत ही नैरोली इंटरप्रेट किया गया था कि आर्टिकल 14, 19 ये जो है वो साथ में इंटरप्रेट होते ही नहीं है 21 के। ठीक है, बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। फिर मेनका गांधी का जब 1978 का केस आया तो कोर्ट हेल्ड आर्टिकल्स 14, 19, 21 मस्ट बी रेड टुगेदर, ग्रेटली एक्सपैंडिंग पर्सनल लिबर्टी। तो जब भी आप पर्सनल लिबर्टी को केस देखोगे तो उसमें ये तीनों आर्टिकल्स को एक साथ इंटरप्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, या फिर ये 21 जो है ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, वो एक साथ बनता है आपका गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही सारी चीजें आपकी इसमें बताई गई है। फिर एडीएम जबलपुर का 1976 में केस आया था, अपहेल्ड सस्पेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इन द इमरजेंसी। तो इसी केस का हम एकदम शुरू में बात कर रहे थे, जो आपका इमरजेंसी के टाइम पे जो हटा था, जिसे सेम पुत्तस्वामी के केस ने ओवररूल किया। ठीक है, और ए के गोपालन का मैंने आपसे बताया है कि ए के गोपालन के केस में आर्टिकल 21 को बहुत नैरोली इंटरप्रेट किया गया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एडीएम जबलपुर के केस में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल जितने लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया था लंबे टाइम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में। ठीक है, तो वहां पे बोला गया था कि हम सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 21 को इमरजेंसी के दौरान, जिसे पुत्तस्वामी ने यहाँ पे इनकरेक्ट बता के ओवररूल किया अपने ही केस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। उसके बाद आर्टिकल 368, कैन पार्लियामेंट रिस्पॉन्ड टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स? yes, parliament can respond to supreme court के judgments। तो आफ्टर केशवानंद भारती जब 1973 में फाइल हुआ था, पार्लियामेंट में ये क्लियरली पता चल गया पार्लियामेंट को कि हम बेसिक स्ट्रक्चर को तो अमेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही पार्लियामेंट को ये समझ में आया था कि हाँ, केशवानंद भारती का जब केस आया तो बताया गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो बोलता है कि आप पार्लियामेंट में कुछ भी अमेंड करो, आप बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें आती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती है ऑलरेडी। तो फिर इसमें बोला गया कि जैसे आपका गोलकनाथ सीरीज चालू हुई थी 1967 से, कि सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कि आप कभी भी ऐसे फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्लियामेंट को गोलकनाथ में। ठीक है, 1971 में एक 24th अमेंडमेंट पास कर दिया पार्लियामेंट ने इस जजमेंट से, और अग्रीव होके भी कि रिस्टोर्ड इट्स अमेंडिंग पावर, कि हम तो अमेंड कर सकते हैं हर चीज। फिर 1976 में आया 42nd अमेंडमेंट, अटेम्प्टेड टू लिमिट जुडिशियल रिव्यू, कि हम जो भी करते हैं उसमें कोर्ट्स का बहुत दखल हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू को ही लिमिट कर देते हैं। बिना जुडिशियल रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट कभी भी रिव्यू ही नहीं कर पाएगा लॉस को कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल है भी कि नहीं से मेरा मतलब कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है जो वायलेट कर रहे फंडामेंटल राइट्स या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को। ठीक है, फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स आया एंड स्ट्रक डाउन दोज प्रोविजंस फॉर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। सो चेंजिंग द लॉ नॉट द जजमेंट। पार्लियामेंट कैन नॉट इरेज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसे भी देखना तो पड़ता है, बट इट कैन अमेंड द लॉ ऑन विच दैट जजमेंट वाज बेस्ड। पार्लियामेंट के पास पर ये एक वेपन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अगर वो अग्रीव्ड है तो वो अमेंडमेंट जरूर ला सकता है, बस उसको देखना पड़ेगा। ये भी कोर्ट ने एक सेफगार्ड दे दिया है कि आप कर लो अमेंड हमारे अगेंस्ट, लेकिन आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे शाहबानो का केस आया 85 का, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड मेंटेनेंस राइट्स फॉर डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन 125 सीआरपीसी में, जो कि एक सेक्युलर लॉ था, उसके अंडर में कोई भी वुमेन जा सकती थी किसी भी रिलीजन की। फाइन। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट ने इस जजमेंट से अग्रीव्ड होके, ऑफ कोर्स। फिर डैनियल लतीफी का केस आया जिन्होंने बोला कि हाँ, बियॉन्ड इद्दत भी जो है आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। यहाँ पे शाहबानो को सिर्फ इद्दत पीरियड तक का दिया गया था, पर इतना दिया गया था कि इद्दत के बाद भी वो खुद को सस्टेन कर सके। ठीक है, तो उसी चीज के अराउंड ये जो अमेंडमेंट है ये पास, ये जो एक्ट है बेसिकली ये पास कर दिया गया था। इसको तो बाद में अमेंड किया गया वापस, जहाँ पे
ये डैनियल लतीफ़ी के हिसाब से सारे चेंजेस भी किए गए, फाइन। तो ये आपका क्विक सा कंपैरिजन है कि मेथड है और हु चेंजेस इट। रिव्यू पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137 में आपका रिव्यू पिटिशन आता है। फिर क्यूरेटिव पिटिशन है, क्यूरेटिव पिटिशन आपका सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल होता है बस। फिर आपका लार्जर बेंच वाला चीज आता है सुप्रीम कोर्ट का, जो ओवरटर्न कर सकते हैं हर एक केस में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर इंपैक्ट नहीं करेंगे। फिर कोई भी नया लेजिस्लेशन आया तो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है अब ये उस लेजिस्लेशन को चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट ला सकते हैं, जो कि एज अ रिप्लाई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट किसी जजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो यही था आपका बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पावर्स, पार्लियामेंट के थोड़े पावर्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आएंगे कुछ लैंडमार्क केसेस जो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।